हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष प्रजापति फ्रॉम विंटेज कैंपस रुड़की। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अभी पढ़ रहे थे साइंस, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स। ठीक है, तो जो फिजिक्स की हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था, एक तो डायमेंशन के बारे में बताया था, यानी कि विमाओं के बारे में बताया था कि किसी भी मात्रा का अगर हमें पता है तो उसकी हम विमा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था 10 की सभी पावर के बारे में कि 10 की पावर आप कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कि किलोमीटर को आपको मीटर में कैसे चेंज करना है, गीगामीटर, हेक्टोमीटर। ठीक है, और मैंने ऐसे ही 10 की माइनस पावर और 10 की प्लस पावर के बारे में आपको बताया था। और लास्ट जो मैंने पढ़ा था आपको गति के बारे में बताया था, दूरी और विस्थापन के बारे में। ठीक है, जिसने वो क्लास नहीं देखी हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके वो वीडियो को देख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ठीक है, तो देखो आज की जो क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है, टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक है आपका चाल। चाल यानी कि स्पीड। चाल यानी कि स्पीड। ठीक है, स्पीड। देखो, ये टॉपिक आपका मैथ्स में भी आता है। ठीक है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, और आपका फिजिक्स में भी है। तो देखो, इसको अच्छे से समझते हैं कि चाल किसे कहते हैं। ठीक है, देखो, अगर आपने क्या किया, आप अपने घर से निकले। ठीक है, आप अपने घर से निकले, पैदल निकल गए, यहाँ पे आपका ऑफिस है, यहाँ पे आपको जाना है। ठीक है, अपने घर से निकले, पैदल चले गए, और यहाँ से आपका ऑफिस है, इतनी दूर आपको जाना है। तो देखो, आपने यहाँ पे गए, हमने माना कि आपकी दूरी है 20 किलोमीटर। ठीक है, हमने माना कि आपकी दूरी है 20 किलोमीटर, और आप इसको गए, कितनी देर में पहुँचे, हमने माना कि आप यहाँ पर 2 घंटे में चले गए। ठीक है, आप यहाँ पर 2 घंटे में चले गए, तो आप क्या कहोगे कि आप 20 किलोमीटर 2 घंटे में गए। ठीक है, यानी कि आप कितना गए, 20 किलोमीटर गए, और कितने टाइम में गए, 2 घंटे में गए। ठीक है, तो 20 और गए कितने में, 2 घंटे में। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, 2 शाम 20, यानी कि कितना हो गया आपका, 10 किलोमीटर गए कितनी देर में, 1 घंटे में। तो ये क्या आ गया आपका, इसको ही आप बोलते हो चाल। ठीक है, चाल यानी कि एकांक समय में, ठीक है, किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कि उसने कितनी दूरी तय की थी, 20 किलोमीटर। तो एकांक समय में किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो होगी आपकी चाल। ठीक है, समझ आया। देखो, एक एग्जांपल और लेते हैं कि चाल क्या है। देखो, एकांक समय यानी कि हमने माना एकांक समय हो गया आपका 1, एकांक यानी कि यूनिट जो आपका टाइम है उसको हमने मान लिया 1, और एकांक समय में चली गई डिस्टेंस यानी कि दूरी। ठीक है, कि चली गई दूरी, और ये क्या है, एकांक समय यानी कि टाइम। ठीक है, तो दूरी और समय। ठीक है, तो एकांक समय में चली गई दूरी को आप क्या बोलते हो, चाल। एकांक समय में चली गई दूरी को आप क्या कहते हो, चाल। तो देखो, यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया, चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय। जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, कि वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, दूरी का जो आपका यूनिट होती है या मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर, और समय का क्या होता है आपका, सेकंड। ठीक है, तो चाल की जो आपकी यूनिट आई, तो वो होगी आपकी मीटर पर सेकंड। तो चाल की यूनिट क्या है आपकी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, और चाल कैसी राशि है, चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका परिमाण होता है, लेकिन दिशा आपकी कोई भी फिक्स नहीं होती, किसी भी दिशा में आप चल सकते हो। तो चाल क्या है, किसी भी दिशा में चलने के बाद आपकी चाल बिल्कुल जितनी आप स्पीड से चलोगे वही मेजर की जाएगी, इसलिए क्या कहेंगे, उसका परिमाण आपके लिए यूजफुल है, नॉट उसमें दिशा का, आपके डायरेक्शन का कोई भी यूज नहीं है। इसलिए चाल कैसी राशि है, चाल आपकी एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है, और अगर हम इसकी विमा की बात करें तो इसकी विमा क्या होगी इसकी, देखो, मीटर की विमा क्या होती है, मैंने बताया था लंबाई की विमा L। ठीक है, और सेकंड की क्या होती है, T की पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो LT की पावर -1। ठीक है, तो इस चाल के बारे में इतना सा आपका इंट्रोडक्शन था कि चाल
क्या होती है। किसी को कोई डाउट है तो देखो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो आपने सुना होगा एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, ठीक है, औसत चाल, ठीक है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल क्या होती है। देखो क्या होता है कि आप यहाँ से चले, ठीक है, आप यहाँ से चले और आपको इस पॉइंट तक पहुँचना है, ठीक है। आप पहले यहाँ से गए यहाँ तक, आप गए बाइक से, ठीक है, हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक गए आप बाइक से, और बाइक की स्पीड हमने मान ली कि आपकी बाइक की स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर, ठीक है। यहाँ से आगे आप गए बस से यहाँ तक, यहाँ से आगे आप गए बस से, और बस की स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगी, हमने मान लिया क्या है यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो आपने क्या किया, डिस्टेंस थी जितनी भी आपकी, आपने इसको दो अलग अलग चाल से चले, ठीक है, आप दो अलग अलग चाल से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि आपकी चाल कितनी थी, ठीक है, अगर आपसे कोई यहाँ पे जाके पूछ ले कि आप कितनी स्पीड से आए हैं, तो आप उसे ये तो नहीं बताओगे कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आऊँ या फिर 60, दोनों ही क्या होंगे, गलत होंगे। आपको सिर्फ एक स्पीड बतानी होगी कि आप किस स्पीड से आए हो, ठीक है। तो वही स्पीड, इन दोनों की जो स्पीड होगी, ठीक है, इनकी जो एवरेज स्पीड होगी उसको ही हम बोलेंगे औसत चाल, ठीक है, उसको ही हम बोलेंगे औसत चाल। देखो चाल का आप कहाँ पे यूज़ करते हो, आप बाइक चलाते हो, सब चलाते हो बाइक, लड़के स्कूटी चलाती हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे कि आपकी गाड़ी में क्या होता है, एक मीटर होता है इस तरीके से, आजकल डिजिटल भी मीटर आते हैं, इस तरीके से मीटर होता है, यहाँ से कुछ डिजिट होते हैं 0, 10, 20, ठीक है, 30, 40, 50, 60 ऐसे ऐसे करके, किसी पे बड़ी बाइक होगी तो ये 140, 160, 200 तक भी होता है, ठीक है। ऐसे ही कार में आपका एक मीटर होता है। तो इसका मीन्स क्या होता है, जैसे कि नीडल है ये आपकी यहाँ पे है, ठीक है, ये आपकी 40 पे है, कहने का मीन्स है कि आप 40 किलोमीटर में 1 घंटा ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, 40 किलोमीटर में 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर। देखो हमने माना कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस थी, और हमने माना कि 80 किलोमीटर थी, और आप इस स्पीड से आपकी गाड़ी कॉन्स्टेंटली चलती जा रही है। आप कभी भी मान लिया कि आपकी रोड ऐसी है कि आपको उसमें ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपकी गाड़ी चल रही है बिल्कुल कांस्टेंट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या नाम होता है, 40 किलोमीटर पर आवर यानी कि पर घंटा, यानी कि 40 किलोमीटर कितने में जा रही है, 1 घंटे में। तो 80 किलोमीटर कितने में जाएगी, वो आपकी 2 घंटे में, ठीक है। ऐसे ही तो होते हैं स्पीड और टाइम इन डिस्टेंस के क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, विजुअलाइज करो कि क्वेश्चन में पूछ रखा क्या है, ठीक है। ऐसे ही साइंस में भी इस पर बेस आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल होंगे, वो सब मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो देखो अभी हम बात कर रहे थे एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, ठीक है, एवरेज स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो आपकी हम 2 तरीके से कैलकुलेट होती है, वो आपकी 2 तरीके से कैलकुलेट होती है, ठीक है। नंबर 1, जब आपकी डिस्टेंस सेम हो, ठीक है, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो। देखो दूरी समान होने का मतलब क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझते हैं। जब दूरी समान हो, तो दूरी समान कैसे होगी, कब होती है दूरी समान। देखो हमने, जैसे ही मैंने अभी एक एग्जाम्पल लिया था कि आपको यहाँ से और आपको यहाँ पर पहुँचना है, ठीक है, ये कोई आपकी डिस्टेंस है। तो देखो आपने क्या किया, आप 2 अलग अलग स्पीड से इसको आपने डिस्टेंस को कवर किया। हमने माना कि आपने इसको, एक स्पीड थी आपकी 40, वही एग्जांपल ले लेता हूँ, एक तो बाइक से आप गए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और बस से गए आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। लेकिन मैंने क्या दिया है यहाँ पे, जब दूरी समान हो। हमने माना कि इसकी टोटल डिस्टेंस थी आपकी 100 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी थी 100 किलोमीटर। तो आप 50 किलोमीटर तो गए, 50 किलोमीटर तो गए आप अपनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बाकी के बचे 50 किलोमीटर गए आप
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, यानी कि कहने का मीन्स है कि आपने अगर 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है तो आधी डिस्टेंस कवर की आपने बाइक से यानी कि अलग स्पीड से, और आधी ही डिस्टेंस आपने की अलग स्पीड से, लेकिन डिस्टेंस आपकी दोनों डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। तो वहाँ पर जो आपकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लगाओगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो होता है आपका, अगर हमने माना कि देखो ये वाली जो आपकी चाल है वो हमने ले ली v1 है, ठीक है, ये वाली चाल दूसरी चाल है आपकी v2। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका 2v1 प्लस v1 इंटू v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है, समझ गए ये वाली बात। देखो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एवरेज स्पीड होगी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है, तो समझ आया एवरेज स्पीड जब दूरी समान हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, और नंबर जो 2 बचता है आपके पास, नंबर 2 होता है जब आपका टाइम समान हो। ठीक है, जब नंबर 2 होगा आपका जब समय समान हो। ठीक है, जब समय समान हो। देखो जब किसी भी समय समान होने का मतलब है कि एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि आपको यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, वही एक आपकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक आपने की 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन इस बार आपने क्या किया, पहले आपकी जितनी भी इसकी डिस्टेंस थी आपने आधी इसकी स्पीड से तय की थी और आधी इसकी स्पीड से। लेकिन अब जो है, अब आपने क्या किया, डिस्टेंस का आपका कोई मीन्स नहीं है, यहाँ पे आपने टाइम सेम लिया। हमने माना 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले आप 2 घंटा। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले आप 2 घंटा, और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चले आप 2 घंटा, यानी कि आपने समय क्या लिया, सेम लिया। इसमें भी आप 2 घंटा चले और इसमें भी 2 घंटा चले, और ऐसे आप 4 घंटे चल के अपने जहाँ पर आपको पहुँचना था वहाँ आप पहुँच गए। ठीक है, तब अगर आपसे पूछे कि कोई आप कितनी स्पीड से आओगे, तो तब वहाँ पे जो स्पीड का फॉर्मूला लगेगा, एवरेज स्पीड होगी वो होगी आपकी, अगर ये आपकी v1 है, ये आपकी v2 है, तो v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तब जो आपकी स्पीड का फॉर्मूला लगेगा वो होगा v1 प्लस v2 बाई 2। देखो एवरेज कहीं पर भी आप निकालते हो, ठीक है, कोई भी आप एवरेज निकालते हो, आपको निकालना है कि 3, 5 और 7 का आप एवरेज निकालो, तो आप क्या करोगे, तीनों को जोड़ दोगे। ठीक है, और 3 से डिवाइड कर दोगे, ऐसे ही तो करते हो। ठीक है, आपको निकालना है 2 और 6 का, आपको 2 और 6 का एवरेज निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2 प्लस 6 अपॉन में 2, 8/2 यानी कि हो गया आपका 4। ठीक है, ऐसे तो आप एवरेज फाइंड आउट करते हो, यानी कि दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो वही है कि दोनों चाल को जोड़ दिया और 2 से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों अलग अलग बताया कि कब कंडीशन होती है जब आप ये अप्लाई करते हो, और कब कंडीशन होती है जब आप ये अप्लाई करते हो। ठीक है, इसको साथ के साथ आप नोट डाउन करते चलिए और अपने अच्छे से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए। देखो PDF आपको बहुत अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन बुक्स आपके पास बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन आपको समझ में तब ज़्यादा अच्छा आता है कि जब आपने कोई कुछ पढ़ा है और उसका आपने अपने हैंड रिटन नोट किया है, तो वो आपके हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, चाल के बाद आता है आपका वेग। चाल के बाद आता है आपका वेग। ठीक है, वेग को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, वेलोसिटी। वेग को आप इंग्लिश में क्या कहते हो, वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो चाल की क्या डेफिनेशन थी, किसी भी आपकी चली गई दूरी एकांक समय में क्या कहलाएगी, चाल। ठीक है, वेग भी आपके एक चाल के जैसा ही है, बस इसमें क्या होगा, इसमें दिशा होगी। ठीक है, यानी कि किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी ही आपकी क्या कहलाएगा, वेग। ठीक है, एकांक समय में लिख लेना आप, अगर कोई लिखना चाहे, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में ठीक है चली गई दूरी, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी।
देखो अगर आपको ये इस तरीके से कहीं पे डेफिनेशन लिखाई दे दे एकांक वाली, तो देखो आप उससे फॉर्मूला अपना फाइंड कर सकते हो। देखो एकांक समय है, यानी कि एकांक समय का मतलब समय इस तरीके से हो गया, चली गई दूरी, ठीक है, यानी कि ये चीज़ क्या हो गया आपकी दूरी बटे समय ही हो गया आपका वेग। तो फॉर्मूला क्या बना, वेग भी हो गया आपका दूरी बटे समय। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ऐसे तो चाल भी है, इसमें डिफरेंस है कि यह एक आपकी सदिश राशि है, ठीक है, यह एक आपकी सदिश राशि है। और सदिश राशि क्यों है, क्योंकि निश्चित दिशा इसमें आपको बोल दिया है कि निश्चित दिशा में चली गई दूरी आपकी क्या होगा, वेग होगा। तो ये क्या आपकी एक सदिश राशि है। यूनिट इसकी सेम रहेगी मीटर पर सेकंड, ठीक है, वीमा इसकी सेम रहेगी LT की पावर -1, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन ये एक सदिश राशि है, याद रखना आप, ठीक है। तो देखो बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर। नेक्स्ट जो इसमें आपका टॉपिक आता है वेग के बाद, वो होता है आपका त्वरण, ठीक है। वेग के बाद जो आपका टॉपिक होता है वो होता है आपका त्वरण। त्वरण होता है आपका एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन। देखो त्वरण क्या होता है, ठीक है, त्वरण होता है जैसे कि आपने किसी भी निश्चित दिशा में कोई हमने यहाँ से बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है, या फिर हमने कोई भी यहाँ से वस्तु अपनी ऊपर फेंकी, ठीक है, या ऊपर से हमने कोई वस्तु छोड़ दी वो नीचे आ रही है, ठीक है, ऊपर से हमने कोई वस्तु इस तरीके से नीचे फेंकी, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, उसका वेग अलग होगा। देखो नीचे फेंक रहे हैं तो कोई ना कोई आपकी निश्चित दिशा है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदु पर उसका वेग अलग होगा, इस बिंदु पर उसका वेग अलग होगा, यहाँ उसका वेग अलग होगा, ठीक है। यानी आपको दिख रहा है कि इसमें अगर यहाँ पे वेग आपका v1 है तो ये होगा v2, ये हो जाएगा v3, यहाँ पे v4, इस तरीके से आपका वेग क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है कि अगर किसी भी वस्तु में उसका वेग परिवर्तन हो रहा है तो वेग परिवर्तन की जो आपकी दर होती है वही उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण, ठीक है, दर यानी कि समय, ठीक है। तो त्वरण की परिभाषा एक लाइन में लिख देता हूँ, बाकी आप अपने जैसे ही मैं आपको बोलता हूँ तो आप उस चीज़ को नोट करते रहना कि वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, आपका त्वरण होता है। वेग परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण। फॉर्मूला क्या बनेगा, किसकी दर है, वेग परिवर्तन की। हमने माना पहले वेग v1 था, ठीक है, और बाद में वेग हो गया आपका v2, और वेग परिवर्तन की दर, दर यानी कि समय, यानी कि समय यानी कि t, ठीक है, उसको क्या कहते हो आप, त्वरण। तो वेग परिवर्तन की दर क्या हो गया आपका, त्वरण। वेग परिवर्तन यानी कि इसको हम लिख सकते हैं v1 - v2, यानी कि परिवर्तन को कैसे दिखाते हैं हम, डेल्टा से। तो डेल्टा क्या हो गया, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा v/t इजकल टू हो गया त्वरण यानी कि a, ठीक है, a इजकल टू हो गया डेल्टा v/t, वेग परिवर्तन अपॉन समय क्या हो गया आपका, त्वरण हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है, अगर हमने माना कि वस्तु का, हमने लिया कि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है, यानी कि जिस वेग से हमने उसको फेंका था, प्रारंभिक वेग हमने मान लिया वो है आपका u, ठीक है। हमेशा जब भी फिजिक्स में आप वेग को प्रारंभिक वेग लोगे तो वो लोगे u, कहीं पर मैं स्मॉल u लिखूँ तो उसकी वैल्यू होगी प्रारंभिक वेग, ठीक है। अगर कुछ और होगा तो मैं वहाँ पे अलग से आपको बताऊंगा, ठीक है। और अंतिम वेग हमने मानना उसका v है, अंतिम वेग हो गया v, ठीक है। तो वेग में कितना परिवर्तन हुआ, ये अगर आपका 30 मीटर पर सेकंड था और ये तक 10 मीटर पर सेकंड या 0 मीटर पर सेकंड, तो देखो कितना वेग में परिवर्तन हुआ, यानी कि v - के u। तो डेल v की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v - के u अपॉन में t, किसकी वैल्यू आई, a की। तो a बराबर होता है आपका अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन में समय, ठीक है। देखो इसके बाद ये आप याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जस्ट जो मैं अपना टॉपिक लेके आने वाला हूँ, टॉपिक का नाम है हमारे गति के समीकरण। टॉपिक है हमारा गति की समीकरण, ठीक है, गति की समीकरण, गति की समीकरण, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो गति की समीकरण सबसे पहले हम जानते हैं कि किस साइंटिस्ट ने इसको दिया था, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने ये
इन्वेंशन की थी इनकी। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि गति की समीकरण किस साइंटिस्ट ने दी थी, तो आप याद रखना गैलीलियो ने। ठीक है, आप याद रखना गैलीलियो ने आपकी गति की समीकरण आपको दी थी। ठीक है, तो देखो गति की गैलीलियो ने आपको 3 समीकरण दी थी। कितनी समीकरण है गति की? 3 समीकरण। ठीक है, गति यानी कि आपकी मोशन। ठीक है, मोशन की आपकी 3 समीकरण हैं। जो नंबर 1 समीकरण है वो तो देखो आपकी यहीं से बन जाएगी। अगर मैं इसको a को t से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हो जाएगा आपका at बराबर v माइनस के u। ठीक है, u को मैं इधर प्लस में ले आता हूँ तो v की वैल्यू कितनी आएगी? u प्लस के at। ठीक है, v बराबर होता है आपका u प्लस at। v बराबर होता है आपका u प्लस at। ठीक है, उसके बाद नंबर जो 2 इक्वेशन थी गैलीलियो ने दी थी आपको, वो होती है आपकी v स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका u स्क्वायर माइनस के 2as। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस के 2as। और नंबर जो 3 समीकरण होती है वो होती है s बराबर ut प्लस के हाफ ऑफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस के हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये समीकरण दी थी आपके। देखो v स्क्वायर अगर हाँ इधर v स्क्वायर हो, अगर सॉरी ये ऐसे हो गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस के 2s होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये u स्क्वायर इधर आ गया और v स्क्वायर इधर चला गया तो तब होता है ये माइनस में। ठीक है, लेकिन v स्क्वायर अगर हमने इधर ले लिया तो v स्क्वायर होता है आपका u स्क्वायर प्लस के 2as। ठीक है, समझ आए आपको? उसके बाद देखो ध्यान से देखिए आप कि ये समीकरण कहाँ से आई। मैंने पहले समीकरण का आपको प्रूफ दे दिया। ठीक है, त्वरण की परिभाषा से। तो देखो ऐसे इसी आपकी समीकरण से ये दोनों समीकरण आपकी बनी है। ठीक है, इसी समीकरण से ये आपकी दोनों समीकरण बनी है। देखो यहाँ पे क्या है, s है, यहाँ पे t है, तो कहीं ना कहीं पे उसने यहाँ पे t की वैल्यू पुट की होगी। ठीक है, t की वैल्यू पुट की होगी। तो देखो ऐसे क्या होता है कि मैं आपको ये फॉर्मूले तो प्रूफ नहीं कराऊंगा। ठीक है, काफ़ी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और ये कहीं पे आपका प्रूफ आपसे नहीं पूछता है। आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो देखो आपको सिर्फ ये तीनों याद रखने हैं। मैं इनका यूज़ बताता हूँ कि आप इनका यूज कैसे कैसे करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो v होता है मैंने बताया था, जो आपका u होता है वो होता है आपका प्रारंभिक वेग। ठीक है, प्रारंभिक वेग। जो आपका v होता है वो होता है आपका अंतिम वेग, वो होता है आपका अंतिम वेग। उसके बाद क्या है आपका a है, तो a होता है आपका त्वरण, t है आपका समय। ठीक है, और कुछ बचा आपका बच गया s, तो s होता है आपका चली गई दूरी। s होती है आपकी दूरी। तो ये सब आपको याद रखना। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु है, वो हमने कहीं से उसको फेंकी और उसका जो वेग था वो था 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 8 मीटर पर सेकंड उसका अंतिम वेग था। उससे हमने उसको फेंकी। ठीक है, और फेंकने के 8 मीटर पर सेकंड के वेग से हमने कोई वस्तु फेंकी और उसको वो 7 सेकंड तक वो फेंकी हमने, मतलब वो 7 सेकंड में जहाँ पे हमने फेंकी थी वहाँ पे जाके गिरी। ठीक है, तो देखो यहाँ से उसने पूछ लिया कि हमें त्वरण यानी कि a की वैल्यू बताइए। तो देखो आपको पता है कि जब किसी भी वस्तु को जहाँ पर वो रखी है तो वो क्या है, अपनी बिल्कुल विराम अवस्था में है। तो विराम अवस्था में होगी तो उसका वेग कितना होगा? 0 होगा। तो हमेशा याद रखना u की वैल्यू ऐसे केस में क्या लेंगे आप? 0 लेंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कहीं पे फेंक रहे हो तो उसका u यानी प्रारंभिक वेग कितना था? 0 था। ठीक है, और v की वैल्यू उसने दे दी है। v की कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। और t की वैल्यू कितनी दे दी उसने? 7 सेकंड। तो देखो एस v बराबर क्या होता है आपका? v बराबर होता है u प्लस at। ठीक है, और यहाँ से आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। u की वैल्यू 8 बराबर 0 प्लस a की वैल्यू फाइंड करनी है, t की वैल्यू 7 है, तो कितना हो जाएगा? 8/7 इक्वल टू a। ठीक है, तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो त्वरण जब मैंने आपको बताया था तो मैं उसमें एक चीज़ थोड़ा सा मिस कर गया था।
आप यहाँ पे एक बार और देख लो, त्वरण मैंने बताया था वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेग अपोन में समय, ठीक है, वेग अपोन में समय। तो वेग की यूनिट क्या होती है, वेग की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और समय की यूनिट होती है सेकंड। तो सेकंड की सेकंड में मल्टीप्लाई, तो वेग की यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेग की यूनिट क्या बनी, सॉरी त्वरण की यूनिट क्या बनी थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वीमा क्या बनेगी, वीमा बन जाएगी, इसके ऊपर है एल, टी की पावर 2 है तो ऊपर जाके -2, तो एल टी की पावर -2, ठीक है। ये मेरे से मिस हो गया था, इसको आप नोट कर लीजिए। और त्वरण कैसी राशि है आपकी, त्वरण आपकी सदिश राशि है, क्योंकि वेग कैसी है आपकी, सदिश। त्वरण किस पे डिपेंड कर रहा है, वेग पे, तो वेग त्वरण भी कैसी राशि होगी आपकी, सदिश राशि होगी, ठीक है। समझ आया आपको, त्वरण और गति की आपको तीनों समीकरण, इसमें से आपको किन्हीं भी 2 या 3 की वैल्यू दे देगा और कोई भी आपसे वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। एज ए जैसे कि मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से आपको ये सोल्व करने हैं। बाकी इनके जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो अच्छे अच्छे मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा इनकी। तो देखो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन त्वरण से ही रिलेटेड है। देखो आपने सुना होगा एक गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वो क्या होती है, देखो अगर आपने कोई भी पिंड यानी कोई भी आपने वस्तु, ठीक है, ऊपर से मुक्त रूप से आपने उसको जमीन पे छोड़ दिया, ऊपर से आपने उसको जमीन पे ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, यानी कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड क्या होता है, वस्तु, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति, ठीक है, क्या होती है, देखो फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या किया, कोई भी वस्तु ऊपर से हमने नीचे फेंक दी। देखो जब हम ऊपर से ऐसे नीचे छोड़ेंगे तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें क्या होगा, वेग में इसके परिवर्तन होगा, ठीक है। पहले वेग कुछ और था, ग्रेविटी से अपनी ओर खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींच रहा है, तो जब इसको अपनी ओर खींचेगा तो उसमें क्या होगा, वेग में उसके परिवर्तन होगा। और मैंने जस्ट अभी बताया वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, त्वरण होती है। लेकिन किसके कारण वेग में परिवर्तन आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वेग में आने वाले परिवर्तन को आप क्या कहोगे, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण इसे कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि ग्रेविटी, ठीक है। इसको डिनोट करते हो आप स्मॉल जी से, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो त्वरण है तो यूनिट कितनी आएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो पृथ्वी पर अगर आप मुक्त रूप से ऊपर से कोई भी अगर वस्तु ऊपर से डल जाती है, ठीक है, डालते हो आप, तो जो उसको पृथ्वी अपनी ओर खींचती है तो वो खींचती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हर वस्तु के लिए वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं आप गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था आपको, गति पढ़ाई थी मैंने आपको, मोशन, ठीक है। गति के बाद मैंने आपको, ठीक है, दूरी, चाल, वेग और आपको त्वरण मैंने आपको बता दिया। तो देखो अब मैं गति पे दोबारा लौट के आता हूँ। देखो गति आपकी एक तो होती है आपकी सिंपल, ठीक है, सरल रेखीय गति, यानी कि जब आप एक सीधी रेखा में चलते हो, ठीक है, वो होती है आपकी सरल रेखीय गति। उसके बाद एक होती है आपकी वर्ताकार गति, ठीक है, एक होती है आपकी वर्ताकार गति। तो वर्ताकार गति क्या होती है आपकी, या फिर वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन क्या होती है आपकी, जब आप किसी सर्कुलर पथ पर गति कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ थे, यहाँ से आप ऐसे ऐसे घूम रहे हो, तो जो वो गति कहलाएगी आपकी, उसको ही आप क्या कहोगे, वर्तीय गति, ठीक है, उसको ही आप क्या कहोगे, वर्तीय गति। देखो इसके बाद इससे रिलेट करता हुआ एक टॉपिक आता है आपका कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग क्या होता है। तो देखो अगर कोई भी आपका कण, देखो समझने की कोशिश करना कि इसको
कैसे हम किसी भी फिगर में, मैं कैसे इसको आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। देखो कोई भी कण या फिर कोई भी वस्तु या फिर अपने आप को ही सपोज कर ले कि आप यहाँ पर किसी वर्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने माना कि आप यहाँ पर हैं, अभी आप कोई पॉइंट P हो, आप यहाँ पर हैं, ठीक है। वर्ताकार मार्ग पर गति करते हुए जो कोई भी कण होगा उसके कण को आप इस वर्त के सेंटर से मिला दीजिए। हमने क्या किया, इस कण को इस सेंटर से मिला दिया, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, हमने माना कि इसकी क्या हो गई, रेडियस, ठीक है। सेंटर से इसकी परिधि को मिलाने वाली क्या हो गई लाइन, रेडियस। दोबारा सुनिए, ठीक है। वर्ताकार मार्ग पर गतिशील कोई भी कण, ठीक है, वर्ताकार मार्ग पर गतिशील कोई भी कण, ठीक है, अगर हमने क्या किया, उसको उसके सेंटर से मिला दिया तो 1 सेकंड में वो जितना कोण घूम जाएगा, यानी कि 1 सेकंड में अभी वो यहाँ था, ठीक है, अभी वो यहाँ था, तो उसकी डायरेक्शन कैसी थी, इस तरीके से थी, ठीक है। वो फिर ऐसे घूम गया, 1 सेकंड बाद हमने माना P आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। या फिर इसको P को हमने कौन से पॉइंट पर आ गया, आप कौन से पॉइंट पर आ गए, हमने माना कि आप पहले किसी P पॉइंट पर खड़े थे, 1 सेकंड के बाद आप पॉइंट Q पर आ गए, ठीक है। तो जो ये आपकी रेडियस है, ये कितना एंगल आपका घूम गई, कितना आपका कोण घूम गई, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। दोबारा सुनो, कोई भी वर्ताकार मार्ग पर गति करता हुआ कण 1 सेकंड में कितना कोण घूम जाता है, कोण कितना घूम रहा है, थीटा, ठीक है। यानी कि कितनी सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक है, कितना कोण घूम जाता है, वही क्या कहलाता है आपका कोणीय वेग, ठीक है। 1 सेकंड में कोई भी कण वर्ताकार मार्ग पथ पर गति करता हुआ कितने एंगल, कितना कोण घूम जाता है, ठीक है। यहां से यहां तक कुछ ना कुछ ने एंगल बनाया होगा, तो कितने कोण पर वो घूम जाता है, उसको आप क्या कहते हो, कोणीय वेग कहते हो। कोणीय वेग को डिनोट करते हैं आप ओमेगा से। देखो ओमेगा W जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा ऐसे टिल्ट होता है, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा राउंड होता है ऊपर से। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गया आपकी, कितना कोण घूमा 1 सेकंड में। तो देखो कोण को आप क्या कहते हो, कोण को कहते हो थीटा, ठीक है, और सेकंड यानी कि समय t। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन में t। ओमेगा इज इक्वल टू होता है आपका थीटा अपॉन में t। और थीटा की यूनिट क्या होती है आपकी, सबको पता है, रेडियन, और t की यूनिट क्या होती है आपकी, सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड ओमेगा की आपकी यूनिट हो गई। हमेशा याद रखना, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन में t, ठीक है। देखो अब यहाँ से थोड़ा सा और इसकी डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं। हमने माना, देखो 1 सेकंड में कोई भी कण आपका, 1 सेकंड में हमने माना कि जो कोण है आपका उसने n चक्कर लगा लिए, ठीक है। 1 सेकंड में कण ने आपके कितने चक्कर लगाए, n चक्कर, ठीक है। हमने माना कि 1 सेकंड में इस कण ने n चक्कर लगा लिए, n यानी 2 भी चक्कर लगा सकता है वो 1 सेकंड में, 4 भी, 5 भी, कितने भी चक्कर लगा सकता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में हमने माना कि कण ने n चक्कर लगा लिए, तो 1 सेकंड में चली गई, 1 सेकंड में चला गया कोण कितना होगा, चला गया कोण, मैंने अभी तो बताया था आपको कि ओमेगा क्या होता है, 1 सेकंड में चला गया कोण, ठीक है। लेकिन हमने माना कि उसने n चक्कर चल लिए। अब 1 चक्कर में कितना कोण घूम रहा है, आपको पता है कि सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री, 360 डिग्री यानी क्या बोलते हैं इसको आप रेडियन में, 2 पाई। भाई पाई की वैल्यू 180, तो 2 पाई की वैल्यू 360 डिग्री। तो 1 चक्कर में कितना कोण चल रहा है, 2 पाई, ठीक है। और कितने चक्कर चले हैं उसने, n। तो देखो 1 सेकंड में चलने वाला कोण यानी कि ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 पाई n। तो ओमेगा की एक वैल्यू क्या होती है आपकी, 2 पाई n। 2 पाई 1 सेकंड में 1 चक्कर में चला गया कोण, और n यानी कि 1 सेकंड में जितने कोण चला, ठीक है। 1 सेकंड में जितने भी उसने चक्कर चला तो वही हो गया आपका 2 पाई n यानी कि कोणीय वेग, ठीक है। उसके बाद देखो आप, एक यहाँ से मैं आपको एक फॉर्मूला जनरेट करता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, हमने माना कि 1 सेकंड में इतना कोण चला है, ठीक है। अब हम निकालते हैं 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। 1 सेकंड में कितनी दूरी चली, देखो 1 सेकंड में हमने माना था कि कितने चक्कर चल रहा है, वो n चक्कर चल रहा है 1 सेकंड में, याद है ना। देखो घूमने की या फिर आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक बार और समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहिए। हमने माना था कि 1 सेकंड में ये
n चक्कर घूम गया, 1 सेकंड में ये n चक्कर घूम गया। अब एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई, एक चक्कर में इसने यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर की, जितनी इसकी परिधि, तो परिधि कितनी होती है इसकी 2πr, तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 2πr, ठीक है, एक चक्कर में। और चक्कर कितने चला वो n चक्कर चला, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की 2πrn। एक सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की भाई, एक सेकंड में कितने चक्कर चल रहा है वो n चक्कर चल रहा है, और एक चक्कर में ली गई दूरी 2πr, तो 2πr इंटू मैन यानी 2πrn किसकी वैल्यू हो गई, एक सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको वेग बताया था, वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में एक सेकंड में चली गई दूरी या एकांक समय में चली गई दूरी क्या होती है, उसका वेग होता है। कैसा वेग होता है, जब आपकी सरल रेखा में गति करती है यानी कि रेखीय वेग होता है, ठीक है। ये कैसा वेग है आपका, कोणीय वेग। तो एक सेकंड में चली गई दूरी को आप क्या कहोगे, रेखीय वेग, ठीक है, रेखीय वेग 2πrn, ठीक है। 2πrn को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2πn इंटू में r, ठीक है। रेखीय वेग को क्या कहते हो आप, v। 2πn अभी मैंने प्रूफ किया था, 2πn किसकी वैल्यू होती है, ओमेगा यानी कोणीय वेग की ओमेगा, ठीक है, इस गलत और इंटू में r। देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बन के आया, v बराबर r ओमेगा, ठीक है, v बराबर r ओमेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। v क्या होता है आपका, रेखीय वेग, रेखीय वेग बराबर होता है आपका कोणीय वेग, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग गुणा त्रिज्या, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, ठीक है, और हिंदी में भी इसको आप लिख सकते हो। तो v बराबर क्या होता है आपका r ओमेगा। देखो कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा एक बार और समझाता हूं कि कोई भी आपका, देखो कोणीय वेग क्या होता है, कोई भी आपका पॉइंट किसी वर्ताकार पथ पर अगर गति कर रहा है तो वो एक सेकंड में जितना भी एंगल घूम गया उसको क्या कहेंगे हम, थीटा, ठीक है। जितने भी एंगल घूम गया एक सेकंड में उसको क्या कहेंगे हम, थीटा, यानी ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। हमने माना कि वो एंगल कितना घूमा है, हमने माना कि वो उसने एक सेकंड में n चक्कर लगा दिए, ठीक है। और एक चक्कर में कितना घूमता है भाई, 2π घूमता है, n चक्कर में कितना घूमेगा 2πn, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और वही क्या होगा, उसका कोणीय वेग हो गया, यानी ओमेगा की वैल्यू 2πn। अब हमने निकाला कि n चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में कितना चला है 2πr, तो n चक्कर में कितना चलेगा 2πrn, 2πn की वैल्यू ओमेगा और r ये हो गया, तो v बराबर हो गया ओमेगा या फिर r ओमेगा, ठीक है। समझ आए। देखो ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपके, ठीक है, कण के कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है, ठीक है, रेखीय वेग अपॉन कोणीय वेग बराबर त्रिज्या, इस तरीके से आपको 3-4 कंडीशन बना के रख देगा, ठीक है। या फिर इसके बेस आपको क्वेश्चन दे देगा कि आपको रेडियस दे देगा, कोणीय वेग दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि आप निकालिए इसका रेखीय वेग, ठीक है। तो ये आप 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप अच्छे से इसको कर लोगे, ठीक है, और आपका 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद देखो जब अभी हम गति पढ़ ही रहे हैं तो गति में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है आपका, ठीक है, छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा मैं उसकी। देखो उसको समझते हैं क्या है। एक टॉपिक है आपका प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, ठीक है। प्रक्षेप्य यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। इस पर देखो 3 फॉर्मूले हैं इसके, तीनों फॉर्मूले में कोई सा भी आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है, कोई वैल्यू देगा उस पर आपको आंसर पूछ लेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा डेप्थ में इसकी आपको क्वेश्चन नहीं आता, ये नहीं आ गया कि फॉर्मूले कैसे प्रूफ हुए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूले आपके 11th क्लास में थे, जिसने फिजिक्स 11th में पढ़ा हो वो वहाँ पर इनका प्रूफ था, लेकिन अभी आप कॉम्पिटिशन में हो तो इनके प्रूफ की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो अगर मैं बताता हूँ प्रक्षेप्य गति क्या है। देखो हम अगर कहीं पर भी, हम अपनी पृथ्वी है ये आपकी, ठीक है, हम इस पर कहीं पर भी खड़े हैं, ठीक है, हमने कोई भी वस्तु इस पर किसी भी एंगल पे फेंकी। देखो अगर हमने यहाँ हम खड़े हैं, हमने कोई भी वस्तु 90 डिग्री पर फेंक दी, ठीक है, ऐसे अपने किया और हमने बिल्कुल 90 डिग्री पर ऐसे कोई वस्तु फेंक दी, तो देखो वो क्या आएगी, बिल्कुल 90 डिग्री पर
ऐसे हमने फेंकी तो ऐसे ही वो क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो उसने कैसी गति कर ली, उसने कैसी गति की, उसने गति कर ली रेखीय गति। भाई उसी पथ से गई थी उसी पथ से आ गई तो कैसी हो गई, रेखीय गति। अगर ये वस्तु ऐसे घूम के आती तो कौन सी गति हो जाती, वर्ताकार गति। ठीक है, तो देखो दो गति हो गई, अब तीसरी गति बची प्रक्षेप्य। तो प्रक्षेप्य क्या होती है, अगर हमने कोई भी वस्तु किसी भी एंगल पर हमने फेंक दी, मतलब 90 से अलग हमने कोई भी एंगल इस तरीके से टिल्ट कर दिया, तो अगर हम किसी भी एंगल पर फेंकेंगे तो इस तरीके से ही आपकी कोई भी वस्तु वापस आएगी। आपने बॉल देखा होगा, ग्राउंड में आप खड़े हो, आपने ऐसे बॉल फेंकी तो ऐसे आती है वो। ठीक है, तो वो किसी ना किसी परवलयकार पथ से होकर आती है। देखो अगर हमने क्या कहा, डेफिनेशन क्या बनी कि अगर कोई भी वस्तु किसी भी कोण पर फेंकी जाती है, कोई भी वस्तु किसी भी कोण पर फेंकी जाती है तो उसके द्वारा जो पथ बनता है वो पथ होता है परवलयकार। ठीक है, परवलयकार हो गया ये आपका पथ। तो और ये इसके द्वारा तय की गई जो कंप्लीट दूरी होगी इसको हम क्या कहेंगे, प्रक्षेप्य गति। तो किसी भी एंगल पर फेंकी गई जो वस्तु होगी वो आपके एक परवलयकार पथ पर गति करेगी और उसी पथ को आप क्या कहोगे, उसी गति को क्या कहोगे आप, प्रक्षेप्य गति। समझ आया, प्रक्षेप्य गति। जब किसी भी एंगल, हमने माना कि थीटा एंगल पे आपने कोई वस्तु को फेंक दी तो जो उसके द्वारा तय की गई जो ये दूरी है और तो इसको ही हम क्या कहेंगे, गति। ठीक है, प्रक्षेप्य गति। हमने माना कि ये आपका एक्स वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका हमने माना कि यहाँ से आपकी वस्तु फेंकी गई तो देखो जो ये होगा आपका प्रारंभिक वेग वो हमने मान लिया u है। ठीक है, देखो u यानी कि प्रारंभिक वेग, कितने वेग से आपकी वस्तु वो गई। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी वस्तु कहाँ तक पहुँच पाई, यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ, उसका वेग फिर भी देखो आपकी वस्तु हमने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंक दी। ठीक है, पहले कितना था उसका वेग, 0 था। उसके बाद मैक्सिमम कहाँ हुआ, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो यहाँ तक आ गए। उसके बाद क्या हुआ, कुछ ना लिमिट तक जाके ऐसे तो नहीं आया, बॉल फेंकी और ऊपर ही रहेगी, कभी ना कभी तो वो घूम के नीचे ही आएगी। तो देखो जहाँ से नीचे हुई वहाँ पर क्या था, उसका वेग मैक्सिमम था। तो मैक्सिमम वेग हमने माना कि इसका मैक्सिमम वेग कितना है, v है। ठीक है, मैक्सिमम वेग यानी अंतिम वेग कितना है, v है। उसके बाद वो नीचे आ गई। ठीक है, तो उसने कितनी हाइट गेन की, उसने हाइट गेन की h। ठीक है, उसने हाइट गेन की h। तो देखो इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछता है प्रक्षेप्य से आपसे। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछता है कि इसका उड्डयन काल क्या है, इसका उड्डयन काल क्या है। उड्डयन काल को इंग्लिश में आप बोलते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो प्रक्षेप्य का उड्डयन काल क्या होता है, यानी कि इसको डिनोट करते हैं आप टी से। डेफिनेशन है कि किसी भी प्रक्षेप्य पथ पर जो गति, देखो जितने समय में वो ऊपर गई और ऊपर से नीचे आ गई, कोई भी वस्तु जितने समय में ऊपर गई और ऊपर से नीचे आ गई तो जो टोटल समय होगा उसको ही हम बोलेंगे उड्डयन काल, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि उड़ने का समय। कितने टाइम तक वो उड़ती रही तो उसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो अगर टी की वैल्यू आपसे पूछ ली तो इसका फॉर्मूला आता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। जी क्या होते हैं यहाँ पे, आपका ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, u क्या होता है इसका प्रारंभिक वेग, जिस वेग से फेंकी गई होगी। ठीक है, साइन थीटा, थीटा ये हो गया आपका। ठीक है, और साइन इसके साथ आप लगा देना, तो यहाँ से आपकी उड्डयन काल की वैल्यू आ जाएगी। एक नंबर में डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और ये आपको फॉर्मूले भी दे देगा 3-4, इनमें बोल देगा कि आपको टी का कौन सा फॉर्मूला आपका सही है। ठीक है, नंबर जो 2 फॉर्मूला होता है इसमें आपका, नंबर जो 2 फॉर्मूला होता है वो होता है इसका महत्तम ऊंचाई। ठीक है, महत्तम ऊंचाई को इंग्लिश में कहते हैं आप हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट हाइट यानी कितनी उसने मैक्सिमम हाइट कहाँ तक वो पहुँच पाई उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। एच की वैल्यू होती है आपकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ठीक है, तो h की वैल्यू होगी आपकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, इसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए। और जो लास्ट इसमें बचता है हमारा नंबर 3 वो होता है इसकी परास।
वो होती है प्रास। प्रास को इंग्लिश में कहते हो आप रेंज। ठीक है, तो जो रेंज प्रास क्या होती है, देखो किसी भी प्रक्षेप्य द्वारा जो तय की गई ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, तय की गई जो उसकी हॉरिजॉन्टल यानी कि अक्षैतिज दूरी जितनी भी वो तय करेगा, ठीक है, उसको बोलेंगे उसकी रेंज यानी कि प्रास। ठीक है, उसको बोलेंगे रेंज यानी कि प्रास। और प्रास का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ठीक है, प्रास का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ठीक है, तो देखो तीनों फॉर्मूले मैंने आपके पास लिख दिए। उड्डयन काल होता है 2u साइन थीटा अपॉन में जी। ठीक है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम हाइट होती है आपकी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, सॉरी अपॉन में 2g, और प्रास होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये स्क्वायर है और यहाँ पे 2 थीटा है, ये 2 थीटा के साथ एंगल के साथ ये 2 की मल्टीप्लाई है साइन 2 थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो देखो आज की वीडियो में हमने त्वरण वेग चाल के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा अपना कोणीय वेग, और लास्ट में हमने पढ़ा आपकी प्रक्षेप्य गति। इसमें से आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य मिलेगा। ठीक है, वीडियो को आप दोबारा देखें अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो। आगे जब हमारी कल वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा लॉ ऑफ न्यूटन यानी कि न्यूटन के नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमेशा उस पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपका आता है। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। क्लास समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।